हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 26 मार्च से 1 अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि हमारे दृष्टि डिवीजन के नोट्स के अनुसार हैं। हम्म, इसमें से ये 1 महीने का आपका करंट अफेयर है, 4 वीक्स का। तो पहला मेन न्यूज़ क्या है, मेन करंट अफेयर इसमें का क्या है? ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जो है वो प्रकाशित हुई है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आती है ये। ठीक है, रिपोर्ट में भारत का 140वां स्थान है। पहला स्थान आइसलैंड का है, और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। ठीक है, अब आइसलैंड में जो है क्या कहते हैं, वैसे भी आइस ही आइस है, तो वहां पे 10,000 20,000 की पॉपुलेशन है, तो बराबर बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से हरियाणा और उत्तर प्रदेश 28 भारत के देश हैं, 28 भारत के राज्य हैं, है ना। तो उसमें जेंडर को गैपिंग को कम कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मकता जो व्यवहार है समाज का, वो इसे नहीं करने देता है। तो ये देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2021 की। एशिया दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देशों में भारत तीसरे स्थान पे है। तो आप देख रहे हैं, दक्षिण एशिया जो हमारा साउथ एशिया है, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला भारत का नाम तीसरे नंबर पे। भारत से बेकार प्रदर्शन केवल करने वाला केवल पाकिस्तान है, 153वां, और अफगानिस्तान 156वां है। भारत को पिछली बार की तुलना में 28 पायदानों का नुकसान हुआ है, मतलब और जो है गैपिंग बढ़ गई है हमारी जनसंख्या में फीमेल और मेल्स की। भारत की स्थिति क्या है? राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक भागीदारी और अवसर। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को बनाने के लिए 4 आयामों की आवश्यकता होती है: आर्थिक भागीदारी और अवसर। ठीक है, मतलब महिलाओं का आर्थिक भागीदारी और अवसर कितने मिल रहे हैं, शैक्षिक योग्यता उनकी कितनी है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण में उनका क्या भाग है। तो इस अनुसार जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। दूसरा हमारी न्यूज करंट अफेयर क्या है? दूसरी करंट अफेयर है यूनिक आईडी फॉर ऑल लैंड पार्सल्स बाई मार्च 2022। मतलब एक यूनिक आईडी सभी पार्सल्स की होगी। देश के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की पहचान संख्या जारी करने की योजना है। मतलब प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की एक पहचान संख्या होगी, यूनिक आईडी फॉर ऑल लैंड पार्सल्स। जितना भी लैंड भूमि रिकॉर्ड है उसमें 14 अंकों का पहचान संख्या होगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, कितने अंकों की पहचान संख्या होगी? तो 14 अंकों की प्रत्येक भूखंड के। भूमि रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड के साथ भी होगा एकीकृत। भूमि रिकॉर्ड जो है हमारा, वो राजस्व रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ एकीकृत किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड को आधार संख्या स्वैच्छिक के साथ भी जोड़ने की योजना है, मतलब जिसके नाम पर वो भूमि है तो उसको आधार संख्या से भी जोड़ने की योजना इसमें है। यूएलपीआईएन, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना इस साल 10 राज्यों में शुरू है। यूएलपीआईएन को मार्च 2022 तक देश में शुरू करने की योजना है। तो ठीक है, और यूएलपीआईएन द्वारा विशिष्ट रूप से भूमि के हर खंड की पहचान की जाएगी। भूमि में होने वाली धोखाधड़ी के मामले को रोकने में राहत मिलेगी है, और यूएलपीआईएन को देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर बनाया जाएगा। मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके अनुसार इसका नंबर जो है बनाया जाएगा। यूएल आई पी आई एन और डीआईएल आरएमपी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम का अगला चरण है। डीआईएल आरएमपीएम 2008 में शुरू हुआ था। एनजीडीआरएस, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कोर्ट को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ना आदि शामिल है। ठीक है, तो मतलब लैंड रिकॉर्ड जो है कोर्ट के पास भी एक जनरल डेटा रहे, उसके लिए ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अब देखिए, हम अगली न्यूज देखते हैं। सेंटर वांट्स क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स मैंडेटरी
मैंडेटोरीली डिस्क्लोज्ड इन आरओसी फाइलिंग्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार ने जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या दिशा निर्देश है? कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी में हुए सौदे का विवरण देना जरूरी है। यह विवरण कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ दाखिल अपने वित्तीय विवरण में देना होगा। ठीक है, मतलब आप जो भी क्रिप्टो करेंसी में जो भी आप लेन देन कर रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ दाखिल अपने वित्तीय विवरण, जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट सबमिट करेंगे वहां पे आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। नियम आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होगा, मतलब 2021-22 से लागू होगा। कुछ स्टार्टअप्स कंपनियां अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का कुछ हिस्सा क्रिप्टो करेंसी के रूप में देने लगी हैं। क्रिप्टो करेंसी के रूप में देना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी से जुड़ी लेन देन पर होने वाले लाभ या हानि का खुलासा करना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग निवेश करने के लिए डिपॉजिट या एडवांस का ब्यौरा देना जरूरी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश किया गया। तो ये जो है हमारा बिल वो पेश किया गया है। क्या है ये बिल? क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2021। उद्देश्य क्या है? सभी निजी क्रिप्टो करेंसियों को प्रतिबंधित करना और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना। ठीक है, जो भी निजी क्रिप्टो करेंसियां जैसे बिटकॉइन वगैरह हैं उनको प्रतिबंधित करना, उनको रोक देना। और आधिकारिक तौर से जो मतलब ऑफिशियली डिजिटल मुद्रा है कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं एसबीआई के थ्रू 1 लाख का, इनके थ्रू उनके थ्रू है, तो इसके लिए कानूनी ढांचा तैयार करना। अगली न्यूज देखते हैं। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट है। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए नई जरूरत सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पेश की जाती है। ये रिपोर्ट, नई रिपोर्ट को दिया गया है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का नाम। ठीक है, यह अभी के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लेगी। ठीक है, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थानों को पर लागू होगी यह रिपोर्ट। अब देखिए अगला करंट अफेयर, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हो सकता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे? ये विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया है। ठीक है, किसने जारी किया है? हमारा विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया है। ज्यादातर देशों ने खुली डेटा नीति से कर लिया है किनारा। ठीक है, खुली डेटा नीति से कर मतलब हम सब कुछ अपना डेटा आपको नहीं बताएंगे। निम्न आय वाले देशों में शामिल 11% देश करते हैं ओपन डेटा स्रोतों का उपयोग। ठीक है, निम्न मध्यम आय वाले 19% और उच्च मध्यम आय वाले 22% और उच्च आय वाले देशों में 44% देश करते हैं अपने डेटा स्रोतों का उपयोग। ठीक है, सार्वजनिक हित के डेटा को न्याय संगत और सतत विकास हासिल करने वाले संसाधन के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। सेवा वितरण में सुधार, दुर्लभ संसाधनों को प्राथमिकता देना और सरकार को जवाबदेह बनाने एवं व्यक्तियों को सशक्त बनाने की बढ़ेगी डेटा की महत्ता। ठीक है, गरीबों पर भारत में डेटा के अभाव के कारण विषम स्थिति पैदा करता है विश्व बैंक का आकलन। क्योंकि डेटा का अभाव है तो फिर गरीबी पर वो क्या एनालिसिस कर पाएगा। एसडीजी संकेतकों में से महज 54 पर ध्यान देता है भारत। ठीक है, कुल मॉनिटर किए गए संकेतकों की संख्या में भारत ने अपनी ट्रैकिंग सूची से 4 संकेतकों को हटा दिया है। तो जो एसडीजी के संकेतक थे उनमें से 4 को भारत ने हटा दिया है। परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन, महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन की मांग पर बड़ा फैसला आया है। ठीक है, याचिका में शॉर्ट सर्विस कमीशन, महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है। अदालत ने निर्देश देते हुए 2 महीने के भीतर इन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की बात कही है। परमानेंट कमीशन के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को कोर्ट ने बताया है मनमाना और तर्कहीन। है ना, जो भी फिटनेस मापदंड दिए गए हैं वो
कह रहे हैं मनमाने हैं। सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मापदंड महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित रूप से भेदभावकारी है, ये कोर्ट ने कहा है। और क्या कहती है कोर्ट, सेना के मूल्यांकन का पैटर्न प्रभावी रूप से महिलाओं को स्थायी कमीशन से बाहर कर रहा है। मतलब जो सेना मूल्यांकन कर रही है महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के लिए, वो विभेदकारी है। कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिया था शॉर्ट सर्विस महिला अधिकारियों को सेना में परमानेंट कमीशन देने की व्यवस्था करने का निर्देश, तो फरवरी 2020 में दिया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने, सेना ने कुछ अपने मापदंड निकाले और फिर कोर्ट ने चेक किया तो वो कह रही है विभेदकारी है। अच्छा, चयन प्रक्रिया से बाहर होने वाले अफसरों ने किया था शीर्ष अदालत का रुख। अच्छा, कुछ लेडीज जो होंगी महिला अफसर बनने से रह गई, वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गई, तो उन्होंने शीर्ष अदालत मतलब कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को का दरवाजा खटखटाया। तो अगली देखते हैं 7वीं नंबर की न्यूज हमारी क्या है करंट अफेयर में। गवर्नमेंट लेज आउट 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी फॉर स्टेट्स टू चेक सर्ज। जो हमारा कोविड-19 का जो सर्ज हो रहा है, जो उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए बोला है ना। तो देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई। बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। महामारी के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5 फोल्ड रणनीति अपनाने के लिए कहा गया। पहली रणनीति क्या है, टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, मतलब कि जो टेस्ट है वो ज्यादा किए जाएं। आरटी-पीसीआर परीक्षणों की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए 70% रखने का निर्देश दिया। रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है उसको केवल स्क्रीनिंग टूल के रूप में ही प्रयोग किया जाए, ऐसा कहा गया। दूसरी रणनीति क्या है, ये तो पहली रणनीति हो गई हमारी कि हमारी टेस्टिंग जो है तेज की जाए, है इन 3 पॉइंट्स में हम देख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरी रणनीति क्या, संक्रमित लोगों के आइसोलेशन और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा दिया जाए। मतलब जो संक्रमित लोग हैं उनको आइसोलेशन में किस तरीके से रख रहे हैं घर में, और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का बढ़ावा दिया जाए। शुरुआती 72 घंटों में किसी रोगी के औसतन 30 नजदीकी संपर्कों का पता लगाने, उनका परीक्षण करने, उन्हें आइसोलेट करने की सलाह दी जाए। फिर तीसरी रणनीति क्या है, ये हो गई हमारी दूसरी रणनीति कि आइसोलेशन पे ध्यान दिया जाए। फिर तीसरी रणनीति क्या है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों संसाधनों को पुनः प्रवर्तन, री इन्विगोरेशन किया जाए। ठीक है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधन है जो मतलब हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट और सरकारी, उनका फिर से जो है री इन्विगोरेशन किया जाए, मतलब उनको या तो इनॉग्रेट किया जाए, दोबारा खोला जाए, उनकी व्यवस्थाओं को देखा जाए। ठीक है, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है ना। हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं को फिर से एनर्जेटिक और संगठित करने पर जोर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ केयर जो है परेशान हो गए हैं, थक गए हैं मेहनत करते करते 24-24 घंटे, है ना। तो उनको फिर से संगठित करके, एनर्जेटिक करके और नया लोगों को भर्ती करके इस पे काम किया जाए, ऐसा कुछ काम किया जाए। चौथी रणनीति क्या है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से अपनाने का सुझाव दिया जाए। भीड़ भाड़ वाले संस्थानों, बाजार, अंतरराज्यीय बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज को रेलवे स्टेशन आदि पर कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार को पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि होने वाली जगहों पर टीकाकरण बढ़ाने की खास जरूरत है। ठीक है, ओके।